तो असल में क्या है कि जो गैल्वानिक सेल है, गैल्वानिक सेल, ठीक है, या आल्सो और वोल्टेज सेल, वोल्टेज सेल भी इसको कहा जाता है, गैल्वानिक सेल भी हम इसको कहते हैं। ये असल में क्या होता है, ये एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, electrochemical cell and which chemical reactions generate electrical energy। एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो कि क्या करता है, केमिकल रिएक्शंस के जरिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करता है या प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ तक आपको आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। जैसा मैं गैल्वानिक सेल या वोल्टेज सेल क्या है, ये भी एक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस अगर होते हैं और उनके नतीजे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है या जनरेट हो जाती है या क्रिएट होती है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, गैल्वानिक सेल का हम क्या देख लेते हैं, जरा उसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंस्ट्रक्शन के ऊपर हमने बात की थी ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, ठीक है, कंटेनर क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रोड्स कौन से होते हैं, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, क्या गैल्वानिक सेल असल में इकाई कैसे होता है, तो हम देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं, देखिए हमारे पास जो वोल्टेज सेल होता है इसमें हमारे पास दो सेपरेट कंटेनर होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सेपरेट कंटेनर है, ये आपके पास दूसरा सेपरेट कंटेनर है। तो हमारे पास एक वोल्टेज सेल में दो सेपरेट कंटेनर्स होते हैं। इन दो सेपरेट कंटेनर्स में हम दो अलग अलग साल्ट के सॉल्यूशन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ले लेता हूँ, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। अब ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन कैसे आपके पास तैयार होगा, ये जब आप पानी में जिंक सल्फेट को क्या करोगे, डिसॉल्व करोगे, तो आपके पास जिंक सल्फेट का क्या होगा, सॉल्यूशन तैयार होगा। ये जिंक सल्फेट क्या है, असल में एक साल्ट है, यानी ये जिंक का साल्ट है। तो जब आपने जिंक सल्फेट साल्ट दिया है तो इसमें आप इलेक्ट्रोड कौन सा लगाओगे, जिंक इलेक्ट्रोड लगाओगे। मैंने कहा नहीं था कि जो इलेक्ट्रोड आप यूज करोगे उस इलेक्ट्रोड का साल्ट आपने क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज करना है। याद है ये हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रोड आपने लेना है तो उस इलेक्ट्रोड का आपने साल्ट सॉल्यूशन क्या करना है, लेना है इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर। तो चूंकि ये सॉल्यूशन क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो हमने जब जिंक सल्फेट सॉल्यूशन को लिया है तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड कौन सा लगाएंगे, हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाएंगे जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसमें क्या करता हूँ, इसमें डिप करता हूँ, एक जिंक इलेक्ट्रोड डिप करता हूँ। ये क्या है असल में, अ पीस ऑफ जिंक मेटल। ये जिंक मेटल का एक बारीक सा पीस है, इसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इस इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया, इसके साल्ट के सॉल्यूशन के अंदर डिप किया। ठीक है, अब इस ये जो दूसरा सेपरेट कंटेनर है इसमें हम दूसरा साल्ट सॉल्यूशन लेंगे जिसको हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो जब आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर लिया है तो इसमें आप इलेक्ट्रोड कौन सा लगाओगे, कॉपर इलेक्ट्रोड लगाओगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें जो इलेक्ट्रोड यहाँ पे इमर्स करूँगा या डिप करूँगा वो क्या होगा, वो आपके पास होगा अ पीस ऑफ कॉपर मेटल। ये कॉपर मेटल का एक पीस हमने लिया है और ये भी एक इलेक्ट्रोड है। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि थिन स्ट्रिप ऑफ मेटल या वायर को हम इलेक्ट्रोड के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो ये थिन स्ट्रिप है, नहीं है, तो दोनों थिन स्ट्रिप्स है और ये इनको हम इलेक्ट्रोड्स भी कहते हैं। यहाँ पे हमने जिंक इलेक्ट्रोड को यूज किया है, यहाँ पे हमने कॉपर इलेक्ट्रोड को यूज किया है। यहाँ पे मैं इसके अंदर जिंक लिख देता हूँ ताकि आपको कंफर्म हो ये जिंक है और ये क्या है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड। क्लियर है, अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम क्या करते हैं, एक वायर के जरिए कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रोड को मैं वायर के जरिए क्या करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ इस इलेक्ट्रोड के साथ। ठीक है, अब अगर आपको याद हो
कि गैल्वानिक सेल को जैसे हम डिफाइन कर रहे थे तो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि हमारे पास वोल्टिक सेल या गैल्वानिक सेल में स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि इसमें खुद ब खुद केमिकल रिएक्शन रन होंगे और उनसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनना शुरू होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है इसको हमेशा आप याद रखना। इसमें क्या होता है, इसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, यानी वोल्टिक सेल या गैल्वानिक सेल में स्पॉन्टेनियस केमिकल प्रोसेस होते हैं, यानी खुद ब खुद केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं और उनसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनना शुरू हो जाती है। ये आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब इसके कंस्ट्रक्शन में एक और चीज मौजूद है जिसको हम साल्ट ब्रिज कहते हैं। ये साल्ट ब्रिज असल में क्या होता है, देखो साल्ट ब्रिज इन दोनों कंटेनर को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, ये साल्ट ब्रिज यू शेप का एक हमारे पास ग्लास ट्यूब होता है, यू शेप ग्लास ट्यूब होता है। ठीक है, जब मैं लिख देता हूँ हमारे पास जो साल्ट ब्रिज है, साल्ट ब्रिज असल में क्या होता है, साल्ट ब्रिज असल में है यू शेप ग्लास ट्यूब। एक यू शेप ग्लास ट्यूब होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के केमिकल कंपाउंड्स को ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम यूज करेंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड को हम क्या करेंगे एज एग्जांपल के तौर पर यूज करेंगे, और मैं इसका पर्पस भी बताऊंगा कि साल्ट ब्रिज को क्यों लिया जाता है और इसके अंदर ये आयनिक कंपाउंड को क्यों यूज किया जाता है, ऐसी क्या वजह है। क्लियर है? यहाँ तक आपको कंस्ट्रक्शन की समझ आ गई है कि हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या वोल्टिक सेल में दो अलग अलग सेपरेट कंटेनर्स होते हैं जिनमें हमारे पास दो सेपरेट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, और हमारे पास एक सेपरेट कंटेनर में हम एक इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, दूसरे कंटेनर में दूसरा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो जो लेफ्ट साइड है ये आपके पास लेफ्ट साइड है, आप ये जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है, डायग्राम का ये लेफ्ट साइड है और ये इसका राइट साइड है। ठीक है, तो ये इसका राइट साइड है। ठीक है, मैंने क्या किया है, लेफ्ट साइड पे मैंने जिंक को लिया हुआ है और राइट साइड पे मैंने कॉपर को लिया हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है कि आपके पास जिंक से खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेंगे, हरकत करेंगे और इस तरफ आएंगे, कॉपर की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन राइज होता है कि ये इस तरह क्यों होता है। ठीक है, यानी जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन क्यों मूवमेंट करते हैं, और आपको ऑलरेडी पता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन हरकत करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। बताया था, तो याद रखें व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव electricity produces। जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि जिंक से खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं और किसकी तरफ जा रहे हैं, कॉपर की तरफ। तो जब इस वायर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, यानी इस वायर से इलेक्ट्रॉन पास होंगे, तो इस वायर में करंट प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा। तो इस लिहाज से आप इस वायर के अंदर देखो, अगर आपको जानना है कि वाकई में इस वायर के अंदर से करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आप क्या कर सकते हो, इसके बीच में आप एक बल्ब भी लगा सकते हो। एक छोटा सा आप बल्ब लगाओ। ठीक है, वो बल्ब जैसे ग्लो करेगा, यानी बल्ब जो है वो जैसे ही रोशन होगा, तो रोशन होती ही आपको मालूम हो जाएगा ना कि इस वायर के अंदर से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। बल्ब क्या रिप्रेजेंट करता है, बल्ब जब ग्लो करता है तो इसका मतलब वायर के अंदर से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तो आप बीच में वोल्टमीटर या फिर किसी बल्ब का इस्तेमाल करके आप मालूम कर सकते हो कि इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? इसमें हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी आपको अंदाजा हो गया है कि हमारे पास जो गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल होता है, इसके कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है। दो अलग अलग सेपरेट कंटेनर, दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, साल्ट ब्रिज हम यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें हम बैटरी का यूज नहीं करते। तो आ जाते हैं वर्किंग ट्यूब पर। देखो ये जो सेल के अंदर जो भी प्रोसेस होता है ना, कि हमारे पास जैसे इस पहले भी आप जान चुके हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे ऑक्सीडेशन होगी, दूसरी पे रिडक्शन होगी। जैसा मैंने आपको कहा था एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है। तो इस तरह सेम हमारे पास गैल्वानिक सेल में भी हमारे पास एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पे रिडक्शन होगी।
अब मैं आपको जरा ये जो इलेक्ट्रोड्स है इनको जरा जब आप क्या करोगे जूम करोगे, तो जब आप इसको जूम करोगे तो अंदर से ये कैसे आपको नजर आएंगे, जरा उस पर और उसका जो है स्ट्रक्चर है वो ड्रा कर लेता हूँ फिर आपको। अच्छा देखिए ये जो मैंने आपको यहाँ पे ये जो एक किस्म की रिप्रेजेंटेशन ड्रा की है डायग्राम के जरिए, ये सर वो जिंक इलेक्ट्रोड ही है, लेकिन अगर आप जिंक इलेक्ट्रोड को अंदर से देखोगे तो इलेक्ट्रोड के अंदर जहाँ पे एटम्स होते हैं, तो आप इमेजिन कर लो कि ये जिंक इलेक्ट्रोड है, उसकी सरफेस के ऊपर यानी ये सरफेस है तो इसकी सरफेस के ऊपर जो एटम्स होते हैं वो इस तरह होते हैं, ठीक है। अच्छा ये जिंक इलेक्ट्रोड हो गया और हमने इस कंटेनर के अंदर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया था और सॉल्यूशन में हमारे पास जो जिंक होता है वो आयंस की फॉर्म में होता है, बताया था। ये कोई मेटल जो होता है वो जब आयन फॉर्म में होता है तो वो सॉल्यूशन की हालत में प्रेजेंट होता है, और जब वो मेटल फॉर्म में होता है तो वो सॉलिड हालत में हमारे पास मौजूद रहता है। तो इस इलेक्ट्रोड के अंदर जो जिंक होंगे वो एटम्स की फॉर्म में मौजूद रहेंगे, और जो सॉल्यूशन में आपके पास जो हमने जिंक सल्फेट साल्ट डाला था, जो सॉल्यूशन बनाया था जिसको आप इलेक्ट्रोलाइट की तौर पर यूज कर रहे हो, तो इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आपके पास जिंक मौजूद होंगे वो जिंक सॉल्यूशन की फॉर्म में आपके पास मौजूद रहेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं उन आयंस को भी रिप्रेजेंट करता हूँ, जैसे इसमें जो जिंक होंगे वो 2+ की शक्ल में क्या होंगे मौजूद रहेंगे, जिंक 2+ की फॉर्म। इस तरह बहुत सारे जिंक आयंस क्या होते हैं इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा जो कंटेनर था वो आपको ड्रा करवाता हूँ, ठीक है। इसमें हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया था, तो आप इमेजिन कर लो कि कॉपर के इलेक्ट्रोड में भी क्या होंगे, इस तरह एटम्स होंगे, ठीक है, कॉपर के एटम्स होंगे। ये कॉपर इलेक्ट्रोड के अंदर इसके एटम्स है, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉपर, सही है। और चूंकि हमने कॉपर इलेक्ट्रोड को इसके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या किया था, डिप किया था, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर लिया है, और वो इलेक्ट्रोलाइट क्या था, कॉपर का साल्ट था। तो इस वजह हमारे पास कॉपर के क्या होंगे, कॉपर के आयंस होंगे, तो वो किस फॉर्म में होंगे, वो भी हमारे पास कॉपर 2+ की फॉर्म में इसमें मौजूद रहेंगे, कॉपर 2+। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा अब जैसे आप क्या करोगे, ये असल में ये जो इलेक्ट्रोड है ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड की रिप्रेजेंटेशन है। जो इससे पहले मैंने आपको कॉपर इलेक्ट्रोड बनाया था ना डायग्राम के अंदर, ये उसके अंदर जाके आपको एटम्स मैंने शो किया है कि इस तरह कॉपर इलेक्ट्रोड के अंदर क्या होते हैं, इस तरह के एटम्स होते हैं। और याद रखें इलेक्ट्रोड किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो जब सॉलिड फॉर्म है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो कॉपर के एटम्स है वो आयंस की हालत में नहीं होंगे, वो एटॉमिक हालत में होंगे, इसलिए जो इलेक्ट्रोड है वो भी सॉलिड हालत में है। सेम हमारे पास जिंक जो है, जिंक इलेक्ट्रोड सॉलिड फॉर्म है इसलिए क्योंकि इसके अंदर एटम्स मौजूद है, और न्यूट्रल एटम्स जो होते हैं वो सॉलिड हालत में होते हैं, और जो एटम न्यूट्रल नहीं होता वो आयन में बदल जाता है, तो वो आयन असल में क्या होते हैं, वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है यहाँ पर। अच्छा अब क्या होगा कि जब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को आप वायर के जरिए क्या करोगे, कनेक्ट करोगे, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। इनको जब आप वायर के जरिए कंबाइन करोगे, फॉर एग्जांपल इनको मैंने वायर के जरिए कंबाइन कर दिया है। अब इस वायर ने क्या किया, इस वायर ने इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया। तो अब जैसे ही इनके बीच में केमिकल रिएक्शन शुरू होगा तो इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद इस जिंक से कॉपर की तरफ जाएंगे। वजह क्या है पता है, क्योंकि इस सॉल्यूशन में जो कॉपर आयन है उनको इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, यानी ये कॉपर आयंस क्या करते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी ज्यादा है। तो इधर मैं लिख देता हूँ कॉपर 2+ आयंस हैज greater tendency to gain electrons, ठीक है, यानी इस सॉल्यूशन में मौजूद जो कॉपर आयंस है उनके इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो सलाहियत है वो ज्यादा है। तो ये आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेंगे, और इसके अंदर जो जिंक एटम्स है वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। क्यों, क्योंकि जिंक से कॉपर आयन की टेंडेंसी ज्यादा है। तो याद रखें इन दोनों इलेक्ट्रॉन में से हमारे पास कॉपर की इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी ज्यादा है और जिंक के इलेक्ट्रॉन लॉसिंग टेंडेंसी ज्यादा है। तो इस वजह से हमने जिंक को किस तरफ लिया है, लेफ्ट साइड पे लिया है, कॉपर को हमने राइट साइड पे लिया है।
राइट साइड पे ये जो कॉपर है क्या है, ये कैथोड है। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। ऑलरेडी आपको बताया गया है कि कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होता है। और ये लेफ्ट साइड पे हमने क्या लिया है, ये हमने एनोड लिया है, यानी जिंक को एज एनोड लिया है। और एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड यूज करने का हमारा जो पर्पस था वो क्या था, वो ये था कि जब हम इसको एनोड साइड पे लेंगे तो जिंक क्या कर सकता है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो इसलिए जिंक को एनोड साइड पे लेना चाहिए। और कॉपर चूंकि इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर सकता है, तो इसलिए कॉपर को कैथोड साइड पे लेना सही रहेगा। तो इसलिए हम इलेक्ट्रोलाइट जो गैल्वानिक सेल है या वोल्टेज सेल है, उसमें हम क्या करते हैं, एनोड साइड पे जिंक इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं और कैथोड साइड पे हम कॉपर इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं। अब देखिए इसमें मौजूद जो जिंक एटम है, इसमें मौजूद जो जिंक एटम है वो जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, फॉर एग्जांपल ये जिंक है, इसने क्या किया है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया। ये जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो ये जिंक किस शक्ल में चेंज हो जाएगा, ये एटम से आयन फॉर्म में चला जाएगा। तो अब आपके पास ये जो जिंक है, ये वाला जिंक, ये जिंक किस फॉर्म में आ जाएगा, ये जिंक इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक 2+ की फॉर्म में क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। देखो ये जो मैंने ब्लैक कलर के जिंक आयन लिखे है ना, ये सॉल्यूशन के अंदर पहले से मौजूद थे, जो साल्ट आपने डिसॉल्व किया था वो वाले आयन है। ये जो रेड कलर का आयन है, ये असल में इस जिंक एटम ने जब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो लूज करने के बाद वो आयन बना और वो आयन सॉल्यूशन में एंटर हुआ। अब चलो ये इसने 2 लूज कर दिए हैं। अब आपके पास ये जिंक है, ये जिंक एटम क्या करता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, ये भी जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये भी किस फॉर्म में आ जाएगा, ये भी आयन फॉर्म में बाहर निकल के आएगा। तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं रेड कलर से क्या करता हूँ, शो करता हूँ। इस तरह जितने भी हमारे पास एटम्स होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और वो एज अ रिजल्ट सॉल्यूशन में आयंस की फॉर्म में क्या करेंगे, एंटर होंगे। क्लियर है। अब ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के जरिए आगे आएंगे। ठीक है, इस वायर में आगे मूवमेंट करेंगे और किस तरफ आएंगे, यहाँ पे आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा होते जाएंगे। ठीक है, तो जब इस इलेक्ट्रोड पे ये इलेक्ट्रॉन आ गए तो इस सॉल्यूशन में कौन सा आयन मौजूद है, कॉपर आयन। अब क्या होता है कि ये कॉपर आयन आता है, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, ये कॉपर आयन आता है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो एज अ रिजल्ट जब ये कॉपर आयन और ये कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इस हालत में चेंज हो जाएंगे। ये कॉपर आयन जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये चेंज हो जाएगा कॉपर एटम। इस तरह ये आयन जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये भी कॉपर एटम में चेंज होगा। अब ये कॉपर एटम्स क्या करेंगे, ये कॉपर एटम्स कहाँ पे जाएंगे, ये कॉपर एटम्स आएंगे और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट होंगे। यानी कॉपर एटम जब कॉपर एटम्स फॉर्म में या एटम की हालत में चेंज हो जाता है वो तो सॉलिड में चेंज हो जाता है, तो फिर वो क्या करेगा, वो इस सॉलिड इलेक्ट्रोड के ऊपर चिपक जाएगा, यानी इसके ऊपर बैठ जाएगा, जिसको हम डिपॉजिट भी कहते हैं। क्लियर है। इस तरह हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन लॉस होते रहते हैं और जिंक एटम जिंक आयंस में चेंज हो रहे होते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स को इस सॉल्यूशन के अंदर जितनी भी कॉपर आयंस है वो कॉपर आयंस क्या करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है और यहाँ पे हमारे पास रिडक्शन हो रही होती है। अब इन रिएक्शंस को हम लिखेंगे कैसे, एनोड पे आप रिडक्शन जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसको आप कैसे, तो एनोड पे जो रिएक्शन है वो इस तरह है कि हमारे पास पहले क्या था, जिंक था जो कि सॉलिड हालत है, ये एटम जिंक एटम का जो कि सॉलिड हालत है, उसने जब क्या किया, उसने जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए एज अ रिजल्ट इस फॉर्म में चला गया, जिंक 2+ की फॉर्म में चला गया और उसको हम क्या कहते हैं, जिंक एक्वस कहते हैं क्योंकि वो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। अच्छा, और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे जो रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे हमारे पास क्या होता है, क्या कैथोड पे हमारे पास क्या कॉपर आयंस थे। ठीक है, कॉपर आयन C2+ जो कि क्या सॉल्यूशन के अंदर एक्वस फॉर्म में मौजूद है, उन्होंने जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, गेन किया, तो एज अ रिजल्ट उनसे क्या बना, उनसे बना कॉपर एटम जो कि सॉलिड हालत में हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो हमारे पास एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये है, कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन ये है। तो इसका नेट रिएक्शन क्या होगा, इसका नेट आयनिक रिएक्शन क्या है, नेट आयनिक रिएक्शन। तो इसका जो नेट आयनिक रिएक्शन होगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो
हमारे पास पहले क्या था, पहले हमारे पास जिंक था प्लस कॉपर आए थे, जिंक था कॉपर आए थे, ठीक है। ये बाद में हमारे पास इनसे क्या बने, इनसे हमारे पास बने यहाँ पे हमारे पास इनसे बाद में बना जिंक प्लस आए और कॉपर सॉरी